हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर नालंदा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे संविधान से संबंधित बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में। दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आया उन सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारी सारी की सारी वीडियो को लाइक भी करें। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारी संविधान की इससे पहली वाली क्लास नहीं देखी हैं, वह डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारी पहली वाली क्लास देख सकता है। पढ़ते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 हमारे पास है, भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? ऑप्शन नंबर ए है माउंटबेटन योजना, ऑप्शन नंबर बी बेवेल योजना, ऑप्शन नंबर सी है डूरंड योजना और ऑप्शन नंबर डी है मिंटो मार्ले योजना। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत में किस वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस योजना के नाम से जानी जाती है? बताइए दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी है भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। दोस्तों, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों, इस वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन पिछली वाली क्लास के भी मिलेंगे। वो क्वेश्चन हमने इसलिए रखे हैं ताकि आपका रिवीजन भी होता जाए। उस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं है जो आपका रिवीजन ना हो पाए। आपका रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। यह सोचकर ही हमने कुछ क्वेश्चन पिछली वाली क्लास से उठाए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? बताइए। जो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था उनमें से 3 सदस्य थे, एक सदस्य ऐसा था जो नहीं था। बताइए इन चारों में से कौन सा था? ऑप्शन ए लॉर्ड एमरी, ऑप्शन बी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी है सर स्टेफर्ड क्रिप्स और ऑप्शन डी है एवी अलेक्जेंडर। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड एमरी कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थी। लॉर्ड पेरेंस भारत आए थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स भारत आए थे और एवी अलेक्जेंडर भी भारत में आए थे। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? ऑप्शन नंबर ए है प्रांतों में दोहरा शासन, ऑप्शन नंबर बी है राज्यों की स्वायत्तता और ऑप्शन नंबर सी हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था और ऑप्शन नंबर डी है राज्यपालों की वीटो शक्ति। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों, बताइए सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रांतों में दोहरा शासन। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद है क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आया है उन सभी से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 5 है मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, ऑप्शन नंबर बी है पूर्ण स्वतंत्रता देना, ऑप्शन नंबर सी है पृथक निर्वाचन प्रणाली और ऑप्शन नंबर डी है भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा?
दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथक निर्वाचन निर्वहन प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद है क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? ऑप्शन नंबर ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन नंबर डी है मोतीलाल नेहरू। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने 1922 में उद्गार किया था कि भारत का जो संविधान होगा वो भारत के लोगों के अनुसार होगा, ना कि ब्रिटिश लोगों के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन नंबर डी है जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों थोड़ी स्पीड से आज हम इसलिए चल रहे हैं ताकि आपकी पिछली वाली क्लास का रिवीजन होता रहे। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क अधिकार की मांग संविधान सभा में की थी। क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कुल कितने सदस्य होने थे? ऑप्शन नंबर ए 505, ऑप्शन नंबर बी 389, ऑप्शन नंबर सी है 429 और ऑप्शन नंबर डी है 409। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 389 सदस्य होने थे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास ये रहा प्रस्तुत मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ? ऑप्शन नंबर ए है मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, ऑप्शन नंबर सी है देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुख्य कमिश्नरी के भी 4 लोग शामिल थे, 4 प्रतिनिधि, ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि शामिल थे और देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा के अंदर पूछा जा चुका है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है मैसूर, ऑप्शन नंबर बी है जूनागढ़, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद और ऑप्शन नंबर डी है कश्मीर। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद के जो नवाब थे उन्होंने संविधान सभा के देशी रियासतों के प्रतिनिधि में भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद है क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? ऑप्शन नंबर ए है मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था और ऑप्शन नंबर बी मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। ऑप्शन नंबर सी है मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग संविधान सभा चाहता था और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। बताइए इसमें से कौन सा ऐसा कारण था जिसकी वजह से मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया? दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग से संविधान सभा का गठन चाहती थी, इसलिए उसने
संविधान सभा का बहिष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर ए लाहौर में, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी है मुंबई और ऑप्शन नंबर डी है कोलकाता। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी सच्चिदानंद सिन्हा और ऑप्शन नंबर सी है सी राजगोपालाचारी और ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों सही उत्तर बताइए क्या होगा? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी सच्चिदानंद सिन्हा। सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद है क्वेश्चन नंबर 14। संविधान सभा के प्रारूप मसौदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? जो प्रारूप समिति थी उसमें कितने सदस्यों की संख्या थी यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन नंबर ए है 7, ऑप्शन नंबर बी है 9, ऑप्शन नंबर सी 11, ऑप्शन नंबर डी है 15। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 7 सदस्यों की संख्या थी। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा में निर्णय किस आधार पर लिए गए? ऑप्शन नंबर ए सहमति और समायोजन, ऑप्शन नंबर बी है एकता और अखंडता, ऑप्शन नंबर सी है सर्वसम्मति और ऑप्शन नंबर डी है बहुमत के आधार पर। बताइए संविधान सभा के निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सहमति और समायोजना के आधार पर संविधान सभा के निर्णय लिए गए। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 है जो कि आज के बहुत सारे इंपोर्टेंट प्रश्न है, उनमें से सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न ये है, केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किस में पेश किया गया जा सकता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में या राष्ट्रपति के आदेश से? बताइए केंद्र सरकार जो है उसके खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो उसको हम कहाँ पर पेश करेंगे? राष्ट्रपति के आदेश से पेश करेंगे या लोकसभा में पेश करेंगे या राज्यसभा में या फिर दोनों में से किसी में भी पेश कर सकते हैं। दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल लोकसभा के अंदर ही केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल हैं? ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी 3 और ऑप्शन नंबर डी है 4। बताइए दोस्तों सही उत्तर कौन सा होगा? दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में 3 प्रकार के आपातकाल हैं। एक तो वित्तीय आपातकाल है, वित्तीय, एक है राज्य और एक है हमारा राष्ट्रीय। वित्तीय से मतलब हो गया आपात संकट जो भी पड़ता है, आर्थिक संकट अगर कभी देश के ऊपर आ जाता है तब यह लगाया जा सकता है। और राज्य से मतलब होता है जो राष्ट्रपति शासन राज्यों के अंदर लगता है तो उसको हम आपातकाल कहते हैं। और राष्ट्रीय से मतलब होता है जो पूरे देश के अंदर एक साथ राष्ट्रीय इमरजेंसी लगती है, नेशनल इमरजेंसी, उसको हम कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। दोस्तों जो भी चैनल पर पहली बार आया है सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। आपसे हम कुछ नहीं चाहते हैं, बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके अलावा हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद है क्वेश्चन नंबर 18। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए? कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है
ए 25 से 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 35 से 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 25 वर्ष कोई सीमा नहीं, और ऑप्शन नंबर डी है 35 वर्ष कोई सीमा नहीं। दोस्तों बताइए सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्या पूछा गया है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कम से कम न्यूनतम और अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए। दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की तो उम्र की एक सीमा है, लेकिन अंतिम सीमा कोई नहीं है। जब तक आप जिंदा हो तब तक आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा हमारे सामने, लोकसभा का स्पीकर अपना इस्तीफा किसे देता है। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति, और ऑप्शन नंबर डी है डिप्टी स्पीकर। दोस्तों बताइए सही उत्तर क्या होगा। लोकसभा का जो स्पीकर होगा राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा नहीं देता है, प्रधानमंत्री को भी नहीं देता है, और उपराष्ट्रपति को भी नहीं देता है। लोकसभा का स्पीकर डिप्टी स्पीकर जो होते हैं उनको अपना इस्तीफा देता है। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद हमारे 19 के बाद 20 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 20 है, विधानसभा द्वारा बनाए गए विधेयक को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए धन विधेयक, ऑप्शन नंबर बी वैधानिक विधेयक, ऑप्शन नंबर सी बजट, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। धन विधेयक तो हम कहते नहीं हैं, बजट का भी कोई मतलब नहीं होता, इनमें से कोई का कोई मतलब बचा नहीं। ऑप्शन नंबर ए वैधानिक कानून, विधानसभा द्वारा जो बनाए जाते हैं विधेयक में उसको हम कहते हैं वैधानिक कानून। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बी बिल्कुल सही होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने ये रहा, भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। ऑप्शन नंबर ए आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी है कैग कंट्रोल एडिटर जनरल, और ऑप्शन नंबर सी है सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर डी है केंद्रीय वित्त मंत्री। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कैग बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कैग को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद महान्यायवादी को सदन में या उसकी समितियों में बोलने का अधिकार देता है। बताइए कौन सा अनुच्छेद है जो महान्यायवादी हैं हमारे उनको सदन में बोलने का अधिकार देता है। कौन से अनुच्छेद के अनुसार वह सदन में अपनी बात को रख सकते हैं या किस सदन का हिस्सा बन सकते हैं। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 66, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 76, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 86, और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 97। दोस्तों सही उत्तर बताइए क्या होगा। दोस्तों अगर आप अपना जब भी कमेंट में उत्तर लिखा करें तो आप क्वेश्चन नंबर लिखकर और क्वेश्चन के आगे आपको लिखना है ऑप्शन ए बी सी या डी, जो भी आपको सही उत्तर लगता है। जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 22 चल रहा है, अगर आपको लगता है इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है तो 22 के आगे लिखना है डैश लगाकर बी। ठीक है दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 76 के अनुसार। अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत की संसद में महान्यायवादी उनकी समितियों में बोलने का अधिकार रखता है। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। भारत का 28वां राज्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है गोवा, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़, और ऑप्शन नंबर डी है उत्तराखंड। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न आपके सामने है। भारत का 28वां राज्य होगा दोस्तों झारखंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 यह रहा आपके सामने,
निम्नलिखित में से राज्य चुनाव आयोग की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। राज्य चुनाव आयोग की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन नंबर ए है नीला सत्यनारायण, ऑप्शन नंबर बी सुधा पिल्लई, ऑप्शन नंबर सी रीता सिन्हा और ऑप्शन नंबर डी है लीना मेहेंडले। बताइए दोस्तों क्या होगा सही उत्तर? दोस्तों ये नाम आपको हमेशा याद रखना है, नीला सत्यनारायण। राज्य चुनाव आयोग की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला यही थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25, ये रहा 25। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। राज्यसभा हर 6 साल में विघटित हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 2 है विधान परिषद हर 6 साल में विघटित हो जाती है। इनमें से कौन सा कथन सही है बताइए? ऑप्शन नंबर ए केवल ए, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है हमारी राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हमारी विधानसभा भी विघटित नहीं होती है, विधान परिषद भी विघटित नहीं होती है। तो ये दोनों के दोनों उत्तर हमारे जो इसमें लिखे हुए हैं गलत होंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होता उत्तर होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? केवल राष्ट्रपति ही मृत्यु दंड से व्यक्ति को मार्शल लॉ के तहत दंडित व्यक्ति को माफ कर सकता है। क्या यह बात सही है? राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों मृत्यु दंड से दंडित व्यक्ति को मार्शल लॉ के तहत दंडित व्यक्ति को माफ कर सकते हैं। क्या यह बात सही है? और ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपति मृत्युदंड से सम्मानित व्यक्ति को क्षमा दे सकते हैं और गवर्नर जनरल मार्शल लॉ के तहत दंडित व्यक्ति को माफ कर सकते हैं। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल राष्ट्रपति ही मृत्यु दंड से दंडित व्यक्ति को मार्शल लॉ के तहत दंडित व्यक्ति को माफ कर सकते हैं और कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27। शून्य काल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बताइए सही उत्तर क्या होगा? संसद का सत्र होता है, उसके बीच में पड़ता है हमारा शून्यकाल, उसी के दौरान शून्यकाल का एक समय आता है संसद के अंदर। बताइए वह। ऑप्शन नंबर ए है शून्यकाल संसदीय प्रक्रिया के नियमों में कोई जिक्र नहीं है। शून्यकाल का संसदीय प्रक्रिया के नियमों में कोई भी जिक्र नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है शून्यकाल 12 बजे मध्य पर शुरू होता है। ऑप्शन नंबर सी है शून्यकाल प्रश्न बिना अनुमति के पूछे जा सकते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है सभी के सभी सही हैं। दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही कहा है। शून्यकाल का संसदीय प्रक्रिया के नियमों में कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। शून्यकाल मध्याह्न पर शुरू होता है, दिन में 12 बजे से 1 बजे के बीच में। और जी शून्यकाल प्रश्न बिना अनुमति के भी पूछे जा सकते हैं, यह बात भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हुआ सही उत्तर। दोस्तों जो भी चैनल पर पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। दोस्तों आपके सब्सक्राइब शेयर बहुत कम आ रहे हैं। आप वीडियो तो बहुत सारे बच्चे देख लेते हैं, व्यूज़ तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन उनके लाइक बहुत कम आते हैं। लाइक उनके आधे भी नहीं आते हैं। 500 बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो 10 लाइक आते हैं। यह बात तो आपकी गलत है। आपको लाइक करने कोई पैसे थोड़ा लगते हैं, लाइक शेयर कर दिया करो, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आपके सामने।
भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के कितने दिन बाद सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया? ऑप्शन नंबर ए है 2 दिन बाद, ऑप्शन नंबर बी 5 दिन बाद और ऑप्शन नंबर सी है 7 दिन बाद और ऑप्शन नंबर डी है 9 दिन बाद। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? 26 जनवरी 1950 को हमारा देश आज़ाद हुआ और 28 जनवरी 1950 को हमारा सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया। यह डेट भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, ये डेट भी बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, 2 दिन बाद। क्वेश्चन नंबर 29, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 117। बताइए वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? दोस्तों सही उत्तर बताइए क्या होगा? दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान में 29 अगस्त 1947 किसके लिए जाना जाता है? डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। 29 अगस्त 1947। ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा की स्थापना, ऑप्शन नंबर बी है प्रारूप समिति की स्थापना, ऑप्शन नंबर सी संविधान सभा द्वारा बनाए गए मान्य कर लिया गया। जो संविधान हमारा बना था संविधान सभा द्वारा, उसको मान्य कर लिया था। ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना और डेट तो आप हमेशा इसका ध्यान रखना, ये डेट भी आ चुकी है एग्जाम्स के अंदर। भारतीय संविधान में 29 अगस्त 1947 किस लिए जाना जाता है? दोस्तों प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुई थी, इसलिए भारतीय संविधान में इसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 30 का। दोस्तों यह थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद करते हैं आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। जो भी दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नालंदा परिवार में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।